नमस्कार। आज मैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कहानी परिवर्तन का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि ठाकुर साहब का बाल भी बांका न हो सका। अब आगे की कहानी। यद्यपि ठाकुर साहब के घर उनकी कोई भी रिश्तेदार न आते थे, किंतु फिर भी ठाकुर साहब कभी कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ हो आया करते थे। ठाकुर साहब की बुआ की लड़की चंपा का विवाह था। एक मामूली छपा हुआ निमंत्रण पाकर ही वे विवाह में जाने को तैयार हो गए। चंपा ने जब सुना कि ठाकुर साहब आए हैं तो उसने उन्हें अंदर बुलवा भेजा। चंपा को हेत सिंह के जेल जाने से बड़ा ही कष्ट हो रहा था। वह इस विषय में ठाकुर साहब से कुछ पूछना चाहती थी। चंपा के निडर स्वभाव और उसकी अस्पष्टवादिता से ठाकुर साहब अच्छी तरह परिचित थे। पहले तो वे चंपा के सामने जाने में कुछ झिझके, फिर आखिर में उन्हें जाना ही पड़ा। न जाने क्यों वे चंपा का लिहाज भी करते थे। साधारण कुशल प्रश्न के पश्चात चंपा ने उनसे हेत सिंह के विषय में पूछा। ठाकुर साहब ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या करें, भूल तो हो ही गई है दादा, अब इन आदतों को छोड़ दें तो अच्छा होगा। कुछ अब अनभिज्ञता प्रकट करते हुए ठाकुर साहब बोले, कौन सी आदतें बेटी? चंपा ने मार्मिक दृष्टि से उनकी ओर देखा और चुप हो गई। ठाकुर साहब को झेप से गए, बोले, बेटी मैं कुछ नहीं करता। तुझे विश्वास न हो तो चलकर एक बार अपनी आंखों से देख ले। वैसे तो लोग न जाने कितनी झूठी खबरें उड़ाया करेंगे, पर तुझे तो विश्वास न करना चाहिए। चंपा का विवाह हो गया। चंपा ससुराल चली गई और ठाकुर साहब आए अपने घर। घर आने पर भी चंपा की वह मार्मिक चोट उनके हृदय पर रह रहकर आघात करती ही रही। बहुत बार उन्होंने सोचा कि मैं इन आदतों को क्यों न छोड़ दूं। जीवन में न जाने कितने पाप किए हैं, अब उनका प्रायश्चित भी तो करना ही चाहिए। अब नरेंद्र भी समझदार हो गया है और उसके सिर पर घर द्वार छोड़कर क्यों न कुछ दिन तक पवित्र काशी में जाकर गंगा किनारे भगवत भजन करो। आधी उम्र तो जा चुकी है, क्या जीवन भर यही करता रहूँगा? मेरे इन आचरणों का प्रभाव नरेंद्र पर भी तो पड़ सकता है। किंतु पानी के बुलबुलों के समान यह विचार उनके दिमाग में क्षण भर के लिए आते और चले जाते। उनका कार्यक्रम ज्यों का त्यों जारी था। विवाह के कुछ दिन बाद चंपा के पति नवल किशोर के मित्र संतोष ने नवल किशोर को चंपा समेत अपने घर आने का निमंत्रण दिया और यह लोग संतोष कुमार को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए ही उसके घर के लिए रवाना हो गए। सूचना न देकर यह लोग अचानक पहुंचकर संतोष कुमार और बूढ़ी अम्मा को आश्चर्य में डाल देना चाहते थे। चंपा और नवल किशोर अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। रास्ता बड़े आराम से कटा। गर्मी तो नाम को न थी। रिमझिम बरसात हुआ। पानी बड़ा ही सुहावना लग रहा था। जब ये लोग अलीगढ़ स्टेशन पर उतरे उस समय कुछ अंधेरा हो चला था। गांव स्टेशन से 5-6 मील दूर था, इसलिए नवल ने सोचा कि स्टेशन पर ही भोजन करके तब गांव के लिए रवाना होंगे। चंपा को सामान के पास बिठाकर नवल भोजन की तलाश में निकला। हलवाई की दुकान पर सब चीजें तो ठीक थी, पर पूरियां जरा ठंडी थी। वह ताज़ा पूरियां बनवाने के लिए वहीं ठहर गया। इधर सामान के पास अकेली बैठी बैठी चंपा का जी उगने लगा। वह एक पुस्तक निकालकर पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद ही एक आदमी ने आकर उससे कहा कि बाबूजी होटल में बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं। पर वे तो खाना यहीं लाने वाले थे ना? होटल यहाँ से करीब ही है। वे कहते हैं कि आप वहीं चल के भोजन कर लें। कच्चा खाना यहाँ लाने में सुविधा न पड़ेगा। उठते उठते चंपा ने कहा, सामान के पास कौन रहेगा? सामान तो कूली देखता रहेगा। आप फिक्र न करें, 10 मिनट में तो आप वापिस आ जाएंगी। क्षण भर तक चंपा ने न जाने क्या सोचा, फिर उस आदमी के साथ चल दी। स्टेशन से बाहर पहुंचते ही उस आदमी ने पास के एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, वह सामने होटल है, बाबूजी वहीं बैठे हैं। चंपा ने जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए। पास ही एक मोटर खड़ी थी। उस आदमी ने पीछे से चंपा को उठाकर मोटर पर डाल दिया। मोटर 9-2-11 हो गई। चंपा का चीखना चिल्लाना कुछ भी काम न आया। आधे घंटे के बाद जब नवल खाना लेकर लौटा तो चंपा का कहीं पता न था। इधर उधर बहुत खोज की, गाड़ी के एक एक डिब्बे ढूंढ डाले, पर जब चंपा कहीं न मिली तो लाचार हो पुलिस में इत्तिला देनी पड़ी।
परदेश में वह और कर ही क्या सकता था, किंतु वहाँ की पुलिस भी ठाकुर साहब द्वारा कुछ चांदी के सिक्कों के बल पर सब कुछ जानती हुई अनजान बना दी जाती थी। फिर भला एक परदेशी की क्या सुनवाई होती। जब नवल किसी भी प्रकार चंपा का पता न लगा सका तो फिर वह संतोष कुमार के गांव भी न जा सका। वहीं धर्मशाले में ठहर कर चंपा की खोज करने लगा। मोटर पर चंपा बेहोश हो गई थी। होश आने पर उसने अपने आप को एक बड़े भारी मकान में कैद पाया। मकान की सजावट देखकर किसी बहुत बड़े आदमी का घर मालूम होता था। कमरे में चारों तरफ बड़े बड़े शीशे लगे थे। दरवाजों और खिड़कियों पर सुंदर रेशमी पर्दे लटक रहे थे। दीवारों पर बहुत सी अश्लील और साथ ही सुंदर तस्वीरें लगी हुई थी। एक तरह एक बढ़िया ड्रेसिंग टेबल रखा था जिस पर श्रृंगार का सब सामान सजाया हुआ था। बड़ी बड़ी अलमारियों में कीमती रेशमी कपड़े चुने हुए रखे थे। जमीन पर दरी थी। दरी पर एक बहुत बढ़िया कालीन बिछा था। कालीन पर 2-3 मसनद करीने से रखे थे। आसपास 4-6 आराम कुर्सियां और कोच पड़े थे। चंपा मसनद पर गिर पड़ी और खूब रोई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बुढ़िया खाने की सामग्री लिए हुए अंदर आई। भोजन रखते हुए वह बोली, यह खाना है, खा लो बेटी। अब रो पीट कर क्या करोगी? यह तो यहाँ का रोज ही का कारोबार है। चंपा ने भोजन को हाथ भी न लगाया। वह रोती ही रही और रोते रोते कब उसे नींद आ गई वह नहीं जानती। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब दिन चढ़ाया था। वहाँ पर एक स्त्री पहले ही से उसकी कंघी चोटी करने के लिए उपस्थित थी। उसने चंपा के सिर में कंघी करनी चाहिए, किंतु एक झटके में चंपा ने उसे दूर कर दिया। वह स्त्री बड़बड़ाती हुई चली गई। इस प्रकार भूखी प्यासी चंपा ने 1 दिन और 2 रातें बिता दी। तीसरे दिन सवेरे उठकर चंपा शून्य दृष्टि से खिड़की से बाहर सड़क की ओर देख रही थी। किसी के पैरों की आहट सुनकर जे ही उसने पीछे की ओर मुड़कर देखा, वह सहसा चिल्ला उठी, दादा! ठाकुर खेत सिंह के मुंह से निकल गया। बेटी! उस दिन से फिर उस गांव की किसी स्त्री पर कोई कुदृष्टि न डाल सका। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं और भी कहानियाँ आप तक पहुंचा सकूं। और अगर यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।